हेलो लिसनर्स, आज हम सुन रहे हैं कहानी का पार्ट 2। तो इस कहानी का अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आप जो आई बटन देख रहे हैं वहाँ पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। सुबह का समय था। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। राधिका हमेशा की तरह सबसे पहले उठी। उसने पूरे घर की सफाई की, चाय बनाई और मंदिर में दीपक जलाया। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला था। नाश्ता खत्म ही हुआ था कि अचानक सावित्री देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अरे मेरी सोने की चूड़ियां कहाँ गई? उनकी आवाज सुनते ही सभी लोग दौड़कर उनके कमरे में पहुंचे। सावित्री देवी अलमारी के सामने खड़ी थी। अलमारी खुली हुई थी और उनका गहनों का डिब्बा बिस्तर पर रखा था। यही रखी थी, कल रात मैंने खुद रखी थी। पूजा ने तुरंत कहा, माँ जी पूरे घर में तो अपने ही लोग हैं, फिर गहने कहाँ जा सकते हैं? उसकी नज़र धीरे धीरे राधिका की ओर चली गई। राधिका यह इशारा समझ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही मिनटों में पूरे घर की हवा बदल चुकी थी। रोहन बोला, एक बार सबके कमरे देख लेते हैं। सावित्री देवी ने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ सबसे पहले नई बहू का कमरा देखो। यह सुनकर राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी आंखों में डर नहीं था, दर्द था। दर्द इस बात का कि जिस घर को उसने अपना मान लिया, उसी घर में सबसे पहले उसी पर शक किया गया। रोहन और पूजा ने पूरा कमरा छान मारा। अलमारी, बिस्तर, बैग, सूटकेस, हर चीज देखी गई, कुछ नहीं मिला। लेकिन किसी ने सॉरी नहीं कहा। सावित्री देवी का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, हो सकता है कहीं और छुपा दिए हो। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में पूछा, माँ जी क्या आपको सच में लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ? सावित्री देवी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह शब्द तीर की तरह राधिका के दिल में उतर गए। ससुर जी भी चुपचाप सब देखते रहे। उन्होंने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर अपनाया, सावित्री बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। लेकिन सावित्री देवी ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन शक तो उस पर होगा ना जो नया है। राधिका ने महसूस किया इस घर में उसका नया होना ही उसकी सबसे बड़ा अपराध बन गया है। शाम तक पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि घर से गहने गायब हो गए। कुछ औरतें मिलने आईं। वे सामने सहानुभूति जताती और बाहर जाकर फुसफुसाती, नई बहू आई है ना, आजकल कौन भरोसे लायक है। राधिका ने खिड़की से यह सब सुना। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे किसी ने उसके चरित्र पर कालिख पोत दी। उसने कभी किसी की एक पेंसिल तक बिना पूछे नहीं उठाई और आज लोग उसको चोर समझ रहे हैं। रात को अमित कमरे में आया। उसने देखा राधिका चुपचाप फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। अमित उसके पास बैठ गया। राधिका मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह सुनते ही राधिका फूट फूट कर रोने लगी। अगर भरोसा है तो सबके सामने क्यों नहीं बोले? अमित के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह अपनी माँ का भी दिल नहीं दुखाना चाहता था और अपनी पत्नी का भी दर्द नहीं देख पा रहा था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगली सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे घर को हिला दिया। घर में काम करने वाली पुरानी नौकरानी कमला सफाई कर रही थी। अचानक उसने सावित्री देवी के कमरे के पुराने संदूक के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उसने हाथ डालकर बाहर निकाला। वही सोने की चूड़ियां थी।
कमला घबरा कर बोली, मालकिन, आपकी चूड़ियां तो यहाँ पड़ी हैं। पूरा परिवार दौड़कर वहां पहुंचा। सावित्री देवी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रही। अब सच सबके सामने आ चुका था और किसी ने चोरी नहीं की थी, न किसी ने गहने छिपाए। शायद जल्दबाजी में चूड़ियां वहीं गिर गई थीं। घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब राधिका पर थी। जिस लड़की पर बिना सबूत के शक किया गया वह सिर झुकाए खड़ी थी। लेकिन इस बार शर्म उसे नहीं, बाकी सबको आ रही थी। ससुर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख लिया, बिना वजह के किसी की इज्जत पर उंगली उठाने का क्या नतीजा होता है। रोहन और नीलम ने भी नजरें झुका ली। पूजा भी कुछ नहीं बोली। लेकिन सबसे जरूरी बात अभी बाकी थी। क्या सावित्री देवी ने अपनी गलती मानेंगी? सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। उन्होंने एक पल के लिए राधिका की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। ना माफी, ना पछतावा, बस खामोशी। राधिका ने उसी पल समझ लिया, कभी कभी सबसे बड़ा जख्म इल्जाम नहीं होता, बल्कि वह माफी होती है जो कभी मिलती ही नहीं। उस रात उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं अपना सम्मान बचाए रखूं, चाहे दुनिया मुझे समझे या नहीं। उससे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी परीक्षा इससे भी कठिन होने वाली थी। इस बार सवाल सिर्फ उसकी इज्जत का नहीं, पूरे परिवार के अस्तित्व का होने वाला था। राधिका पर लगे चोरी के इल्जाम को कुछ दिन बीत चुके थे। घर में सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं था। राधिका अब पहले की तरह हंसती नहीं। वह अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करती, लेकिन अब उसने अपने मन की बातें अपने तक ही सीमित कर ली थी। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी, जिस दिन उसकी बेगुनाही साबित हुई उस दिन किसी ने भी उसे ये नहीं कहा कि बहू हमें माफ कर दो। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब रिश्ते निभाएगी, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। एक रविवार की सुबह ससुर जी महेश जी रोज की तरह अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उनका फोन बजा। फोन उनके पुराने दोस्त और व्यापारिक साझेदार का था। बात करते करते उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन रखते ही उनके हाथ कांपने लगे। सावित्री देवी घबरा कर बोली, क्या हुआ? महेश जी ने धीमी आवाज में कहा, जिस कंपनी में मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाई थी वह बंद हो गई। पूरा घर सन्न रह गया। राजेश जी ने घबरा कर पूछा, मतलब? महेश जी की आंखों में आंसू आ गए। मतलब हमारी लगभग सारी बचत डूब गई। यह सुनते ही घर में जैसे तूफान आ गया। सावित्री देवी ने सिर पकड़ लिया। अब क्या होगा? रोहन परेशान होकर इधर उधर टहलने लगा। नीलम रोने लगी। पूजा ने सबसे पहला सवाल यही पूछा, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? राधिका चुपचाप सब देख रही थी। आज पहली बार उसे लगा कि यह परिवार सचमुच मुश्किल में है। उसी शाम अमित ऑफिस से लौटा। उसने पूरी बात अमित को बताई। कुछ देर तक वह भी खामोश रहा, फिर बोला, पापा घबराइए मत, मैं ओवर टाइम करूँगा, जितना हो सकेगा संभाल लेंगे। महेश जी ने बेटे की ओर देखा। बेटा, अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है। घर की आय अचानक बहुत कम हो गई है। अब हर खर्च सोच समझ कर करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ गए। जो रिश्तेदार हर त्योहार पर इस घर में आते थे, उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। जो लोग कहते थे हम हर सुख दुख में साथ हैं,
वही लोग बहाने बनाने लगे। महेश जी ने पहली बार जिंदगी में महसूस किया कि मुश्किल समय में अपने भी पराये हो जाते हैं। एक दिन राधिका ने देखा कि सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी रो रही हैं। वह धीरे से उनके पास गई। माँ जी, पानी लीजिए। सावित्री देवी ने पहली बार बिना गुस्से के उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। राधिका चुपचाप पानी का गिलास रखकर वापस चली गई। उसी रात राधिका ने अपनी अलमारी खोली। उसमें उसकी शादी के समय मायके से मिले कुछ गहने रखे थे। वह उन्हें एक एक करके हाथ में लेने लगी। उसे माँ की बातें याद आने लगी। बेटी, यह गहने सिर्फ सोना नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी है। राधिका की आंखें भर आईं। उसने गहनों को सीने से लगाया, फिर धीरे से अलमारी बंद कर दी। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, राधिका ने एक डिब्बा महेश के सामने रख दिया। पापा जी, यह आपके लिए। महेश जी ने डिब्बा खोला। अंदर राधिका के सारे गहने रखे थे। पूरा घर स्तब्ध रह गया। महेश जी घबरा गए। यह क्या है बेटा? राधिका ने शांत स्वर में कहा, इन्हें बेच दीजिए, अभी घर को इनकी ज्यादा जरूरत है। सावित्री देवी हैरानी से उसे देखने लगी। पूजा के चेहरे पर भी अविश्वास था। जिस बहू पर कुछ दिन पहले चोरी का इल्जाम लगाया गया था, आज वही बहू अपनी सबसे कीमती चीज घर के लिए सौंप रही थी। महेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने डिब्बा वापस राधिका की ओर बढ़ाया। नहीं बेटा, यह तुम्हारा स्त्री धन है, मैं इसे कभी नहीं लूंगा। राधिका मुस्कुराई। पापा जी, जब घर ही नहीं बचेगा तो गहनों का क्या करूंगी? पूरा कमरा खामोश रह गया। उसके शब्द सीधे सबके दिल में उतर गए। अमित की आंखें भर आईं। उसे अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था, लेकिन उसी समय पूजा ने धीरे से कहा, इतने गहनों से क्या ही होगा, इसे कौन सा पूरा नुकसान भर जाएगा। राधिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अब उसने सीख लिया था कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय देता है। उस रात महेश जी भगवान के सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं कितना अंधा था। मैं इस लड़की को सिर्फ बहू समझ रहा था, बेटी नहीं। लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी राधिका ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू अपमान के नहीं, सम्मान की पहली किरण के थे। उसे लगा कि शायद इस घर में उसकी अच्छाई को कोई समझने लगा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में कोई ऐसा भी था जिसे राधिका का सम्मान बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और वह व्यक्ति चुपचाप एक ऐसी साजिश रच रहा था जो पूरे परिवार को फिर से तोड़ सकता।